आज के जो लेक्चर है, आज जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल कि किसने-किसने पेपर दिया था। लेट मी नो। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे दिख जाएगा। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, मैं कोशिश पूरा करूँगा कि 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं लेने का, है ना? अभिमन्यु, ओके। सो हाउ वाज़ द पेपर? टेल मी। आई डिड लॉन्ग बैक इन 2017। यस, यस, आई नो मनु, आई रिमेंबर। मुझे याद है आपने 2017 में दिया था। वेल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आज के इस लेक्चर में ना, हाँ, प्राजक्ता तो मेरी स्टूडेंट ही है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, है ना? समझेंगे उसको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने पीपीटी बनाया था उसमें इंडियन एस्थेटिक्स के क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। मेरा एक ही मकसद है समझना, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो एक स्ट्रैटेजी से पढ़ाता हूँ और हमारा हमेशा गोल रहेगा कि कितना आसानी से, है ना? और एक और है कि जब भी एग्ज़ाम्स करीब आते हैं ना तो एक तरह से माइंड में रहता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो हमें पहले समझना है कि एग्ज़ाम जो पूछता है, जिस तरह के एग्ज़ाम्स लेते हैं, कंडक्ट कराते हैं, उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो दैट ओनली 6% स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर यूजीसी नेट और 0.1% क्वालिफाई फॉर जेआरएफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और अप्लाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो क्वालिफिकेशन तो सिर्फ 6% का ही होगा। तो उसी के बीच में हमें ये समझना है कि अगर क्वालिफिकेशन सिर्फ 6% बच्चों का होगा तो क्वेश्चन के पैटर्न जो बराबर चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक चीज़ गौर किया एंड आई थिंक आपने दिया होगा एग्ज़ाम्स, जैसे अभिनव सेइंग से एज़ यू सेड फेमिनिज़्म वाज़ आस्क्ड अ लॉट। नहीं, फेमिनिज़्म से 3-4 क्वेश्चन्स ही आए थे एंड दे हैव शिफ्टेड टू नॉन कंटेम्परेरी राइटर्स। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं भी उसी के बारे में बातें कर रहा था कि लेटली मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंटेम्परेरी राइटर से पूछे गए हैं, स्पेशली लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से पूछे गए हैं। कल्चर स्टडीज़ के क्वेश्चंस पहले उतने नहीं आते थे, कल्चर स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। और जैसे इंडियन एस्थेटिक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा, वो रहमान फारूकी के क्वेश्चंस थे और ये उर्दू पोएटिक्स में आता है। ऑल्दो दिस इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, है ना? इंडियन क्लासिकल से आया है, जिसको हम अभी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो मैंने एक चीज़ बहुत गौर किया है और मैं आज इस लेक्चर के शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जो है ना, और जैसा मैंने पैटर्न चेंज होते हुए देखा है, ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की किताब, डज़न्ट मैटर कि आप जिलोंग से पढ़ रहे हो, डज़न्ट मैटर यू आर वेदर यू आर स्टडीइंग फ्रॉम रोटलेस, है ना? डज़न्ट मैटर। मैटर बस ये करता है कि मुझे लगता है यूजीसी चाहता है कि आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर आना ही आना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये पूछने, मतलब ये समझने के लिए आ रहा है कि आपको राइटर के बारे में पता है या नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे मेजर ऑथर से आए हैं। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइटर से क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो टी.एस. एलियट से हो, है ना? चाहे वो लेट्स से एजरा पॉन्ड से हो, है ना? या फिर किसी एनलाइटनमेंट क्रिटिक से हो। तो जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, तो मेरा एक ही, मतलब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बार एक काम करना, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की कहानी बस समझ लो। हिस्ट्री क्या है, लिटरेचर क्या है, उसको समझ लो। जैसे ओल्ड इंग्लिश से स्टार्ट करो, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन, फिर उसके बाद मिडिल इंग्लिश में रेनेसां, रेनेसां के बाद जो 4 डिफरेंट रेनेसां में है, एलिज़ाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, है ना? इन सबको एक लाइन से ऐसे रफ बनाओ, या ऐसे नहीं, ऐसे फेयर कॉपी में बनाओ और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उस राइटर्स को लिख के उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स को सीरियली बना लो। क्योंकि जो क्वेश्चंस आएँगे ना, वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जब हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा। अभी जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा था, हार्डली 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से, है ना? गुड इवनिंग अमीषा। ओके, तो हार्डली मैंने देखा है कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, या मैक्सिमम कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस। और यूजुअली इससे पहले क्या होता था, 30 से 35 क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से पूछता था। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आइदर मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछे गए हैं। बस इतना कर लेना है ना? अब इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखे हैं। इफ यू हैवंट सीन दोज लेक्चर्स, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पूरा लेक्चर मॉडर्निज्म तक मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे 2025 के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, ठीक है? मैंने देखा क्वेश्चन आया है
रहमान फारूकी से। लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिम। रहमान फारूकी को आप लोगों में से कितने लोग जानते हो? ऑल्दो दिस इज अ वेरी, आई मीन, ये बहुत न्यू है, स्पेशली किसी भी यूनिवर्सिटी में इनका जिक्र नहीं किया गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में इनको नहीं पढ़ाया गया है। हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई एस्थेटिक के प्रोफेसर होंगे तो इंडियन एस्थेटिक्स में इनको पढ़ाया गया होगा। और इनसे क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशली कहाँ से? राइटिंग्स ऑन एस्थेटिक्स एंड उर्दू पोइटिक्स। ये जो राइटिंग ऑफ एस्थेटिक्स एंड उर्दू पोइटिक्स है, जब हम उर्दू पोइट्री की बात करते हैं तो वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी प्रोफेसर ये क्वेश्चन पूछे होंगे उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगा गालिब के वर्क में, है ना? आपने गालिब का नाम सुना होगा, तो इनके ऊपर भी इनका वर्क था। तो अब हमें समझना है कि मे बी एग्जाम के नेक्स्ट टाइम एग्जाम में कहां से क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंडियन एस्थेटिक्स के क्वेश्चन है, मैंने इसलिए सबको सीरियली कर दिया है। ये इंडियन एस्थेटिक्स के क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं पहले इंडियन एस्थेटिक्स है क्या। इसमें पूरा का पूरा जो इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो आएगा, या फिर ट्रांसलेशन स्टडीज जो है वो आएगा, या फिर जैसे रासा की थ्योरी है वो आएगा, है ना? जैसे हयावादना है ग्रीश कर्नाद का, वहां से आएगा क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस, और मैंने देखा है 2 क्वेश्चंस ग्रीश कर्नाद से भी आए हुए हैं। ठीक है, लेट मी नो। अच्छा, सिफा इज हियर। हेलो सिफा। तो यहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने पहले बताया रहमान फारूकी से एक क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट टाइम जब हम अगले प्रिपरेशन करेंगे, अगले एग्जाम्स को देखेंगे, तो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन इंडियन एस्थेटिक्स मोर, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस इंडियन एस्थेटिक्स से आ रहे हैं। और 5 से 6 क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, लेट्स अंडरस्टैंड। राइटर्स को देखने के बाद पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा नेक्स्ट पैटर्न में, नेक्स्ट एग्जाम में। तो ये सबसे यूनिक राइटर है, इसको हम यूनिक के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। ऑल्दो उर्दू पोइटिक में सबसे, या उर्दू क्रिटिक में, या उर्दू क्रिटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं, है ना? तो यहां से क्वेश्चन इसलिए उठाया गया और बेसिक क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था ग्रीश कर्नाद से, जो कि ऑब्वियस बात है 2 क्वेश्चन बना था यहाँ से। मॉडर्न इंडियन ड्रामा से एक क्वेश्चन आया था, ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर आता है, ये भी याद रखना है। तो हमें ट्रांसलेशन स्टडीज पे भी फोकस करना है, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। और हयावादना, जो कि हमने ऑलरेडी इंडियन एस्थेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस बने हैं 2। फिर आता है अनीता देसाई। अब मैंने अनीता देसाई के बारे में, आई थिंक वेयर शैल वी गो दिस समर, मैंने पढ़ाया है जेकेपीएससी के स्टूडेंट्स को भी। अब अनीता देसाई से क्वेश्चंस अगर आया है तो इट मीन्स कि जो क्लासिकल राइटर्स हैं, इंडियन क्लासिकल राइटर्स, उसको देखने की जरूरत है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है उसके बारे में, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है। जब तक हम प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तब तक हम कितना भी कोशिश कर लेना, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एंड आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, मैं मेरे जितने बच्चे क्वालिफाई किए या जितने बच्चे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड वर्क से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है ना? इन मॉडर्न टाइम, स्पेशली इन 2026 या 2025, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सबको अगर हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, अब अनीता देसाई हमने देखा, सी इज वन ऑफ द मेजर फिगर, और ये क्लासिकल इंडियन लिटरेचर के अंदर आती हैं, है ना? जिसमें कि एटलीस्ट 20 से 25 इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे 20 से 25 इंपॉर्टेंट राइटर को आपको पढ़ना है शुरुआत से लेके अभी तक, जैसे शशि थरूर मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी में आएंगे, है ना? उसके बाद आता है ट्राइबल लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना? और मैंने देखा है ट्राइबल लिटरेचर से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो मेक श्योर कि ट्राइबल लिटरेचर्स या फिर दलित लिटरेचर्स भी कह सकते हो उसको, दलित लिटरेचर। ठीक है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर से क्वेश्चन आया। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने देखा होगा यूजीसी का एक बिल आया है। वैसे बिल ये कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 और 18 में ऑलरेडी है। ये जो यूजीसी का आई थिंक 3-4 दिन पहले जो आया है बिल, तो इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर और भी इंपॉर्टेंट राइटर बन जाते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में परहैप्स आपको डॉक्टर अंबेडकर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कौन से रेगुलेशन से, सारी की सारी चीजें। ठीक है, और ऑलरेडी डॉक्टर अंबेडकर से क्वेश्चन, इडियोलॉजिकल फंक्शन से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो हमने कितना देखा, 2 + 2, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी इंडियन एस्थेटिक्स से आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज है हमें इंडियन एस्थेटिक्स पे वर्क करना है, इंडियन एस्थेटिक्स को समझना है। यहां से पता चल गया है क्लासिकल से भी क्वेश्चंस आया है, क्लासिकल से भी क्वेश्चंस आया है, मॉडर्न से भी क्वेश्चन आया है कुछ, और स्पेशली क्लासिकल एस्थेटिक्स से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। और एक क्वेश्चन बना है कहां से, मिसलेनियस से एक क्वेश्चन बना है, मतलब कि हमें पता नहीं होगा कि अचानक से कहां से पूछ देगा, उस टाइप के क्वेश्चंस एक ही बने हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से रहमान फारूकी भी हमारे लिस्ट में रहेगा, इनको भी पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और मैंने गौर किया है कि मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तो वहां पे यूजुअली क्या होता है ना कि ब्रिटिश लिटरेचर, जब हम लिटरेरी क्रिटिज्म की बात करते हैं, लिटरेरी थ्योरी की बात करते हैं, तो बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, जर्मन फिलोसफर्स आते हैं, ब्रिटिश फिलोसफर्स आते हैं, बट मैंने एक चीज देखा कि यूरोपियन फिलोसफर से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। जैसे पिछले के पिछले एग्जाम में जून 2025 की बात करता हूं मैं, उसमें मैंने देखा कि हर्मेनियोटिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें मैंने देखा हेगल से क्वेश्चन आया है, उसमें मैंने देखा दीज आर फिलोसफर्स, मतलब हार्डकोर फिलोसफर्स हैं ये लोग लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किए थे। डायरेक्ट इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है लिटरेचर के ऊपर, बट इनडायरेक्टली इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था लिटरेचर को। फिर अगर देखा जाए तो शेलिंग से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, है ना, तो हमें उन सारी चीजों को भी देखना है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है इंडियन एस्थेटिक्स। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। You can also write down the comment. You can also, if you have any questions, if you have any queries, then you can write down in the comment section. मैं देखता रह रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरा फोन ऑन कर दिया है और उस पर मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो you can also write down your comments, ठीक है, तो ताकि मैं क्वेश्चन को लूंगा और क्वेश्चन का भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये इंडियन एस्थेटिक्स से इतने क्वेश्चंस बने थे, 8 क्वेश्चंस आए थे। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं फेमिनिज्म से कहां कहां से क्वेश्चन आया है और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। यूजुअली 2 साल पहले मैंने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चंस फेमिनिज्म से आता था यूजुअली। आप अगर 2025 से पहले के जितने भी क्वेश्चंस को देखोगे, 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा फेमिनिज्म पे नहीं आता था। ऑल्दो फेमिनिज्म इज नॉट ए न्यू टॉपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि इसके 3 वेव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ऐसा कंसीडर किया जाता है कि चौथा वेव भी आ चुका है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फॉर इंडियन लिटरेचर, है ना, हमारे लिए ये अभी भी बहुत ही न्यू टॉपिक है। चाहे फेमिनिज्म बोल ले या फिर एलजीबीटीक्यू वाले जो लिटरेचर हैं जिसको जेंडर स्टडीज कहते हैं, वहां से भी मैंने देखा है क्वेश्चंस पूछते हुए। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आया था वर्जीनिया वुल्फ से, अ रूम ऑफ वंस ऑन से क्वेश्चन आया और ये रिपीटेशन में आ रहा है। आई वांट यू टू मेक पॉइंट ऑफ इट, लाइक यहां से क्वेश्चंस रिपीटेशन में आ रहे हैं। अगर इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछेगा, फिर अगले साल नहीं पूछा तो उसके अगले साल जरूर पूछेगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है वर्जीनिया वुल्फ से डायरेक्ट कोटेशन से क्वेश्चन पूछा है, या कभी ऐसे पूछ दिया है कि शेक्सपियर की जो सिस्टर है ना, वो कौन से वर्क में है, इस टाइप की मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चंस यूजीसी पूछता है। और नाउ डेज यूजीसी हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक अ डिस्क्रिप्टिव वंस, है ना, ऑल द मतलब वो इस तरह से क्वेश्चंस बिल्ड कर रहा है कि बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस को बना रहा है, बहुत सारे लेंथी ऑप्शंस बना रहे हैं, एंड दे वांट यू टू अंडरस्टैंड दोज ऑप्शंस और फिर पिक करना होता है। तो उसके पास हमें समय को भी बचाना पड़ेगा, समय के साथ साथ हमें उसके आंसर्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, alright, I have GATE on 7th February in such a short time, how should I make best of it? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गेट का देखा है, शायद आईआईटी गुवाहाटी नहीं, आईआईटी गुवाहाटी, लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक आईआईटी गुवाहाटी इस बार एग्जाम ले रहा है गेट का। तो उसमें जो जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है पहली चीज तो। और यूजुअली गेट में क्या होता है ना कि लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कल्चरल स्टडीज से क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं। और पांचवा जो टॉपिक वहां पे है वो जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि ट्रांसलेशन स्टडीज से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर टू रीड ऑल दीज 5 टॉपिक्स। वैसे मेरे पास सिलेबस है, इफ यू वांट आई कैन शेयर इट विथ यू एज वेल, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यू ऑलरेडी हैव अ सिलेबस। गो थ्रू द सिलेबस, और ये जो 5 टॉपिक मैंने बताया, यस आईआईटी गुवाहाटी, हाँ, तो ये जो मैंने 5 टॉपिक बताया, इसी 5 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और वहां पे जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सारे के सारे, जैसे यूजीसी नेट में बहुत सारे रट्टा मार क्वेश्चंस होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो बहुत कम होता है, यूजुअली वो लोग कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, है ना, हाउ मच यू हैव, लाइक हाउ मच नॉलेज यू हैव ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे सपोज अगर हम लेट्स से ओशियानिक स्टडीज के बारे में बातें करते हैं, ब्लू ह्यूमैनिटीज के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना, फेमिनिज्म के बारे में बातें कर रहे हैं, पोस्ट ह्यूमनिज्म के बारे में बातें कर रहे हैं, तो दे वांट यू टू, मतलब उनका एक ही मकसद होता है कि दे वांट टू चेक वेदर यू नो अबाउट सर्टेन टॉपिक्स और नॉट। और जो आजकल के समाज में हो रहा है, ऑल्दो यूजीसी से थोड़ा एक लेवल ऊपर होता है ये एग्जाम, क्योंकि आईआईटीज में क्या होता है ना कि बहुत सारे स्कॉलर्स बाहर से आते हैं, बिकॉज आई हैव अटेंडेड सो मेनी डिफरेंट समर एंड विंटर स्कूल्स। तो वहां पे मैंने देखा है कि हमेशा फॉरेन से प्रोफेसर्स मंगाए जाते हैं, चाहे वो यूएस से हो, जर्मनी से हो, है ना। तो वहां पे क्या होता है ना कि ये लोग सारे लिटरेचर के बारे में, है ना, जो भी लिटरेचर में करंट टॉपिक होता है पूरे वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर, है ना, उसके बारे में बातें करते हैं। तो इसलिए इनका जो टॉपिक होता है ना, हमेशा
लेट्स से लेटेस्ट होता है, तो मेक श्योर टू गो थ्रू दोज टॉपिक्स एज वेल, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया ब्लू ह्यूमैनिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यूजीसी नेट ने 2025 के जून में ब्लू ह्यूमैनिटीज से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि फेमिनिज्म से कितने क्वेश्चंस आए। ऑल्दो मैं सोच रहा था कि इसको क्रिटिसिज्म सेक्शन में ही डाल देने का, लेकिन क्योंकि फेमिनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और रिपीटेशन में क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए इसको मैंने फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर डाला है। नाउ यहां से क्वेश्चंस आए थे अ रूम ऑफ वन साउंड से, विच वी ऑलरेडी नो, बार बार आ रहा है। और दूसरा यहां से क्वेश्चन देखा है मैंने एंजेला मैक्रॉबी से। सी इज अ प्रोफेसर, यूएस में प्रोफेसर हैं, फेमिनिज्म एंड यूथ कल्चर के बारे में इन्होंने लिखा था, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। Does anyone know ये जो वर्क है फेमिनिज्म एंड यूथ कल्चर, does anyone know about this work? Let me know if you know, क्योंकि यहाँ पे इनका जो वर्क है ना, एक तरह से पूरे के पूरे जो फेमिनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर दिया था। आई विल डिस्कस अबाउट इट, मैं अभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट मी नो इफ यू नो अबाउट दिस वर्क। अगर मैक्रॉबी का वर्क अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीज का, ऑब्वियस बात है यहाँ से कई बार मल्टीपल टाइम्स, मुझे लगता है कम से कम नहीं भी तो 5 से लेके 6 बार या मुझे लगता है 10 बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से व्हाइट सारागासो सी से, जो कि पोस्ट कॉलोनियल के अंदर भी आएगा, फेमिनिज्म के अंदर भी आएगा और क्रिटिकल फेमिनिज्म के अंदर भी आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म के अंदर भी आएगा, ये सारे के साइड ये वाला टॉपिक्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको पढ़ना है। वीवीआई है, मैं पिछले बैच के बच्चों को भी बताया था कि दिस इज अ वीवीआई, वर्जीनिया वुल्फ से हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि पूछेगा ही पूछेगा। व्हाइट सारागासो सी से पूछा है। अच्छा, वन मोर थिंग, लेट मी नो, ये व्हाइट सारागासो सी जो है ये वर्क कहां से इंस्पायर्ड है, कौन से वर्क से इंस्पायर है, यहां से भी यूजीसी नेट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद मैक्रॉबी जो थी ना, इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, सिंस देयर इज नो कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। ये जो मैक्रॉबी है ना, इन्होंने फेमिनिज्म को देखा कि फेमिनिज्म में क्या हो रहा था, बेसिकली मेल सेंट्रिक जो सब कल्चरल थ्योरी थी ना, उसका क्रिटिसिज्म प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हो रहा था, और इन्हीं के ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। तो कैसे थे कि मेल सेंट्रिक सब कल्चरल क्रिटिक थी ये, और इन्होंने एक तरह से लार्जली इक्वालिटी के बारे में बातें किया था। यूजुअली क्या होता था, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अगर आप देखोगे या इवन फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म देखोगे, जैसे वर्जीनिया वुल्फ के वर्क को मैं समझता हूँ कि मैरी वुllstonecraft का ही एडवांस वर्जन है। I have already made a lecture on Mary Wollstonecraft. You can check that out. A Vindication of the Rights of the Woman, जहाँ पे वो बातें करती है वुमेन के एजुकेशन के बारे में, मैन और वुमेन मतलब बॉय एंड गर्ल दोनों को स्कूल जाने के बारे में, है ना, प्रॉपर ड्रेसिंग के बारे में वो बात करती है। तो इसी का एक एडवांस वर्जन है, जहाँ पे वो अपने खुद के रूम में वो कहती है कि एक ही रूम में मतलब वुमेन को एक उसका पर्सनल स्पेस चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए, सो दैट शी कैन हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग। उसी तरीके से मैक्रॉबी जो थी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने फेमिनिज्म को देखा कि बेसिकली फेमिनिज्म वुमेन को सेंटर नहीं कर रहा, बल्कि रेडिकली मेल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, पेट्रियार्की को क्रिटिसाइज कर रहा है रेडिकली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फीमेल को समझने के लिए, है ना, जैसे एक और इनके वर्क है शट अप एंड डांस, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, शट अप एंड डांस, SHUT, शट अप एंड डांस। हेलो द क्वीन ऑफ स्किल्स, आई डोंट नो हु शी इज, बट एनीवे हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो शट अप एंड डांस इनका अनदर वर्क है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और वर्क है इनका आफ्टर मैथ ऑफ फेमिनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्क्स याद रखने, मे बी नेक्स्ट टाइम यहां से क्वेश्चन पूछ दे, मे बी यहां से क्वेश्चन पूछ दे। तो इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने वैसे फेमिनिज्म के बारे में इन्होंने बातें करी जहां पे फीमेल को मतलब यूनिवर्सिटी में उन्होंने, जैसे एक एग्जांपल होता है कि हम रेडिकली पेट्रियार्की को क्रिटिसाइज करते हैं, विच इज क्वाइट ट्रू, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये कहती है कि वुमेन को मतलब डुअल होना चाहिए, डुअल नेचर होना चाहिए वुमेन के अंदर। एक तो ये भी कि वुमेन अगर मेकअप कर रही है तो उसको मेकअप में भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना वो एजुकेशन में अच्छी होनी चाहिए, विच मीन्स कि एक बराबरी है, तो वो वर्क कल्चर में बराबरी करना है, एजुकेशन में बराबरी करना है, तो यहाँ पे ये थोड़ा शिफ्ट होती है। तो ये जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से मैंने देखा है 3 क्वेश्चंस, तो 3 से 4 क्वेश्चंस मान के चलते फेमिनिज्म से, प्योरली फेमिनिज्म से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और मैंने देखा है कि जो क्लासिकल राइटर्स हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हो गई, जीन रेस हो गई, वैसे ये तो पोस्ट कॉलोनियल में भी आता है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे सेकंड सेक्स जो था वर्क, वहां से भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, स्पेशली आपको सेकंड और थर्ड वेव फेमिनिज्म पढ़ना है। फर्स्ट वेव से क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पूछता है।
तो सेकंड और थर्ड, स्पेशली थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमने देख लिया कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आया। एक तो हमने देखा इंडियन एस्थेटिक्स से 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फेमिनिज्म से 5, 4 मान के चलते 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्रिटिसिज्म। नाउ लेट्स से, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा और ब्रॉडर टॉपिक है, लिटरेरी देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज मतलब ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है किसी के वर्क को, है ना। तो वहां पे एडवांसमेंट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन थ्योरी जो है ना, वो थ्योरेटिकल लेंस होता है जिसके माध्यम से हम लिटरेचर को समझते हैं। जैसे फेमिनिज्म एक लेंस है, उस लेंस के थ्रू हम किसी लिटरेचर को देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, है ना, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये सारे के सारे थ्योरीज हैं। तो अब क्रिटिसिज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ऑल्दो समटाइम्स आई हैव सीन दैट मेनी स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड कि डिफरेंस क्या है दोनों में, क्रिटिसिज्म और, क्योंकि यूजुअली ऐसे लिखा होता है ना लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, तो कंफ्यूजन हो जाता है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। क्रिटिसिज्म में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल वर्क्स, जैसे नॉर्थअप फ्राई के वर्क्स देखा हमने, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस आए हुए हैं, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो वर्क है ना, मतलब आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस यूजुअली 1-2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कभी-कभी, मैंने देखा है ना। उसके बाद शेरली ग्लॉडफेल्टी से क्वेश्चन आया है, जब इको क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, सी इज वन ऑफ द मेजर फिगर, ठीक है, इनको याद रखना है। वैसे यहाँ से मुझे लगता है 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये दोनों ही वर्क इको क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आया है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि इको फेमिनिज्म न्यू टॉपिक है, ब्लू ह्यूमैनिटीज न्यू टॉपिक है ना। तो इसको समझ, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, लॉरेंस ब्यूल जो है, उन्होंने द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन के बारे में बातें की। तो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू इज दैट शी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जैसे इको फेमिनिज्म है ना, या इको क्रिटिसिज्म में क्या हो रहा है ना, कि इकोलॉजी जो है हमारा, नेचर जो है हमारा, है ना, उसको समझने की कोशिश हो रही है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर एंड द इकोलॉजी। जैसे मैंने एक बार आईआईटी खड़गपुर में एक सेमिनार किया था, तो वहां पे एक प्रोफेसर थी, आई थिंक शी वाज फ्रॉम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज फ्रॉम जर्मनी। बाद में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। तो उन्होंने, उनका जो टॉपिक का प्रेजेंटेशन था वो बेसिकली ब्लू ह्यूमैनिटीज के ऊपर ही था, सॉरी इको क्रिटिसिज्म के ऊपर ही था, जहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अर्थ के अंदर, मतलब क्रस्ट, अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है, वहां पे हम माइनिंग करते हैं, बहुत सारे माइनर, मतलब माइनिंग करते हैं, माइन करके कोल निकालते हैं, कभी ऑयल निकालते हैं, जैसे वेनेजुएला की कहानी है, मतलब जिस भी कंट्री में ऑयल निकाली जाती है, मिडिल ईस्ट में। तो वो जो रिलेशन है वर्कर का उस अर्थ से, उसके बारे में वो डिस्कस कर रही थी, और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मैं वही कहूंगा कि इको क्रिटिसिज्म आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इको क्रिटिसिज्म। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन आया है, सर यहाँ सब जान रहे हैं मुझे छोड़ के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। बार बार जो क्वेश्चन है ना, वर्ड्सवर्थ से, एसटी कॉलेज से पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज मैंने देखा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से ना, जो एक क्लासिकल क्रिटिसिज्म है ना, चाहे वो प्लेटो से स्टार्ट करे, एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, हॉरेस, फिलिप सिडनी, और उसके बाद जितने भी, जैसे एडमंड बर्क हो गए, है ना, शेलिंग हो गए, जितने भी कांट हो गए, जितने भी न्यू क्लासिकल थिंकर्स हैं, है ना, वहां से क्वेश्चंस, और रोमांटिक से क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस तो बन ही रहा है। जैसे देखो कॉलेज से बना है, इस बार कॉलेज से टेबल टॉक से क्वेश्चन पूछा है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज टेबल टॉक इज नॉट हिज फेमस वर्क। बायोग्राफिया लिटेरिया से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इमेजिनेशन से, फैंसी से, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बट दिस टाइम दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम टेबल टॉक। ये कोई सोचा भी नहीं होगा कि टेबल टॉक से क्वेश्चन आ जाएगा, स्पेशली ये जो 3 साइलेंट रिवॉल्यूशन है, यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। लेट मी नो इफ एनीवन नोज, ये जो 3 साइलेंट रिवॉल्यूशन की बात करता है कॉलेज, वो क्या क्या था। अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। फिर देखो, हॉरेस के आर्ट्स पोएटिका से क्वेश्चन आया है ना, जहां पे वो एस्थेटिक्स के बारे में बातें करता है, सबलाइम के बारे में बातें करता है। एनीवे, फिर पीटर गे का रुशु के ऊपर अभी रिसेंटली मैंने इनके ऊपर लेक्चर बनाया है, यू कैन वॉच दैट, इनलाइटनमेंट क्रिटिसिज्म में आते हैं ये, है ना। अब देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, इसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करें ना, तो ये तो समझ रहे हैं कि लिटरेचर के अंदर आता ही है
है ना। इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन और ये दोनों हम समझ ही चुके हैं कि ये इको क्रिटिज्म का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई रिचर्ड तो हमेशा पढ़ते आए हम लोग, है ना। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म तो कई बार पढ़ चुके हैं। कॉलरेज का टेबल टॉक नहीं पढ़ा था, तो एक ये यूनिक था। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो इंपॉर्टेंट राइटर है, उस इंपॉर्टेंट राइटर का लेस इंपॉर्टेंट वर्क से भी यूजीसी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। विच मीन्स अर्लियर क्या होता था कि यूजीसी नेट ऑन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछता था। अब उसने क्या कर दिया है, इंपॉर्टेंट राइटर के लेस इंपॉर्टेंट वर्क से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। सो मेक श्योर कि गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क्स और इवन लेस इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम एनी सर्टेन राइटर्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एज, जो इंपॉर्टेंट होगा उस एज का। ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर पोप के बारे में बातें करें, मतलब इनलाइटनमेंट के थिंकर्स के बारे में, या फिर न्यू क्लासिकल उसको कह सकते हैं, तो उन सब के बारे में जब बातें करेंगे तो किसी भी इंपॉर्टेंट राइटर को अगर उठाएंगे तो उसके सारे के सारे वर्क्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे कॉलेज टेबल टॉक के अंदर 3 साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में बातें करते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 बहुत ही मेजर डिफरेंस एक तरह से कह सकते हैं कि लिटरेचर के अंदर, और जिस पे लिटरेचर बिल्ड हुआ है उसके बारे में बातें किया था। जैसे वो कहते थे कि ये जो 3 यूनिवर्सल पैटर्न्स है ना, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा लिटरेचर है। जैसे पहले उसने बोला, जैसे उसने पहले बोला जो चर्च है, यूजुअली वी ऑलरेडी नो कि चर्च से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, ऑल्दो बिब्लिकल टेक्स्ट से बहुत इंस्पायर्ड है हमारा, एटलीस्ट रोमांटिक एज तक तो हम देखते हैं कि लिटरेचर जो है वो बाइबल से इंस्पायर्ड है। तो चर्च से कह सकते हैं कि प्रोफेशन को चर्च से अलग किया गया। सबसे पहले प्रोफेशन को चर्च से अलग किया गया। तो प्रोफेशन में क्या था, जैसे एक पोइट होता है ना, तो उसको चर्च से अलग किया गया, विच मीन्स कि अब प्रोफेशन पोइट्री लिखना अलग हो गया और चर्च अलग हो गया। विच मीन्स कि नाउ वी विल नॉट डिस्कस अबाउट चर्च, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट क्रिश्चियनिटी, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट गॉड, बट हमारी जो खुद की फीलिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो देयर वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशन, एक सेंस में कह सकते हैं रिवॉल्यूशन। फिर दूसरा रिवॉल्यूशन होता है, अब इस चर्च से वो क्या कहता है, हाँ सॉरी, लिटरेचर से, LITERATUR, लिटरेचर से प्रोफेशन को अलग किया, लिटरेचर को प्रोफेशन से अलग किया। विच मीन्स कि लिटरेचर और चर्च या लिटरेचर और प्रोफेशन एक ही साथ हुआ करता था बैक इन दोज डेज। जैसे पहले प्रोफेशन और चर्च एक हुआ करता था, फिर चर्च से प्रोफेशन को अलग किया गया, फिर अब लिटरेचर को क्या किया गया, उस प्रोफेशन से अलग किया गया। विच मीन्स कि लिटरेचर जो है ना, वो प्रोफेशन और लिटरेचर दोनों एक हुआ करता है। जैसे अगर कोई पोएट है, अगर कोई नॉवलिस्ट है, तो विच मीन्स कि उसका जो प्रोफेशन होगा, है ना, वो उसके लिटरेचर और आर्टिस्टिक वर्क को भी एक्सप्लेन करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर अलग कर दिया गया, लिटरेचर अलग हो गया, प्रोफेशन अलग हो गया, विच मीन्स कि लोग इंडिविजुअली, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इफ यू हैव रेड जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हर इंसान के अंदर ना, मतलब एक तरह से एक दो टर्म दिया था बेसिकली। एक तो उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बोला था, विलियम शेक्सपियर के बारे में, और दूसरा उन्होंने कैमिलियन पोइट्स के बारे में बोला था कि जो कैमिलियन पोइट्स होते हैं ना, उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है। उसी तरीके से जो लिटरेचर होता है और जो प्रोफेशन होता है, 2 डिफरेंट चीजें हैं, है ना। प्रोफेशन का मतलब हो सकता है कि पोएट होगा, बट पोएट का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा लिटरेचर के बारे में ही बातें करेगा। ही कैन टॉक अबाउट एनी अदर टॉपिक एज वेल, है ना। तो इसके बारे में बातें करता है, इसलिए लिटरेचर को उसने प्रोफेशन से अलग किया। फिर बाद में उसने क्या, प्रेस को लिटरेचर से अलग, विच मीन्स कि लिटरेचर और प्रेस एक ही चीज हुआ करता था। जैसे अगर मुझे किसी चीज के बारे में बोलना है ना, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा एरियोपेजाटिका, तो एरियोपेजाटिका में क्या था, एक तरह से प्रेस के बारे में, फ्रीडम के बारे में बातें की गई थी, बुक्स के मतलब बुक्स को जलाने नहीं जलाने के बारे में बातें की गई थी, है ना, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बातें की गई थी। तो एक तरह से प्रेस और लिटरेचर एक ही साथ था, लेकिन अब जो प्रेस है वो लिटरेचर से अलग होता है। तो ये 3 डिफरेंस के बारे में, ये 3 रिवॉल्यूशन के बारे में वो बातें करता है। ठीक है, तो हमने देखा। अब देखो एक चीज और मैं कह रहा था रूसो के बारे में, ही इज अ फ्रेंच राइटर, सॉरी जर्मन थिंकर। अब जर्मन थिंकर जो जिसने कह सकते कि इनलाइटनमेंट में लिखा और जो रोमांटिक्स को इंस्पायर किया, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वी विल ऑल्सो, हमें उस पर भी फोकस करना है, हमें माइनर फिलोसफर्स पे भी फोकस करने हैं जो कि हमें हमारी लिटरेरी थ्योरी या लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इंस्पायर किया हो। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस आए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और भी 1-2 क्वेश्चन मैं मिस हो गया होगा, कहीं कहीं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था। 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्रिटिसिज्म से, तो हमें फोकस करना है कहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 20 नंबर है, तो वी हैव टू फोकस ऑन क्रिटिसिज्म अलॉट, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर सीधे आ जाएंगे। 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं क्रिटिसिज्म से। ठीक है, लेट मी नो इफ इट्स क्लियर, यहां तक क्लियर है। वी हैव सीन इंडियन एस्थेटिक्स से क्वेश्चंस देखा हमने,
फेमिनिज्म से क्वेश्चन देखा जो आया है 2025 में, क्रिटिज्म से हमने क्वेश्चन देखा जो आया है एग्जाम में। अब हम लोग कल्चर स्टडीज के क्वेश्चंस देखते हैं। ऑल्दो कल्चर स्टडीज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कल्चर स्टडीज वैसे ब्रॉडर टॉपिक तो है अपने आप में, लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन आया है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, है ना, कीप आस्किंग क्वेश्चंस इन बिटवीन। नाउ कल्चर स्टडीज, सिंस वी ऑलरेडी नो कल्चर के बारे में हमें पता है, ऑल्दो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, और आजकल कल्चर स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर स्टडीज, कल्चर को समझोगे आप तो कल्चर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। जैसे अगर हम पॉप कल्चर के बारे में बातें करें, सोशल मीडिया के बारे में बातें करें, है ना, तो ये जो चीजें बदल रही है हमारे समाज को, ये सारे के सारे कल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये कल्चर स्टडी से क्वेश्चन आया है। जैसे मिशेल फुको से क्वेश्चन आया था द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से, और डिस्कोर्स एनालिसिस, यहाँ से दो क्वेश्चन आए हैं। एक इनके आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से क्वेश्चन आया है, और दूसरा डिस्कोर्स एनालिसिस से आया है। मैं फुको पे सारे के सारे वर्क पे, मतलब फुको के जितने भी वर्क्स हैं ना, उन सब पे मैंने लेक्चर लिए हैं। तो यू कैन फाइंड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल, वहां पे है, यू कैन सर्च इट देयर। कल्चर स्टडीज का एक अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे मैंने मिशेल फुको के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए हैं। ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। फिर ग्रेड से क्वेश्चन पूछे गए द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, जहां पे वो थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बातें करता है। एक्चुअली ये टॉपिक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो टॉपिक है ये आता कहां से है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स के बारे में, जहां पे वो कहते हैं कि कल्चर जो है ना वो थिक डिस्क्रिप्शन की तरह है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरट्वाइंड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम किसी एक चीज को समझ के चीजों को नहीं समझ सकते। ये स्ट्रक्चरलिस्ट कह सकते हैं कि कल्चर स्टडीज में, कल्चर स्टडीज में भी देखो जितने भी थ्योरीज है ना, वो यहाँ पे कल्चर स्टडीज में मिक्स होगा। कल्चर स्टडीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कल्चर को ही समझना, कल्चर का मतलब है, कल्चर स्टडीज का मतलब है फिलोसॉफिकल टॉपिक है वो। तो जितने भी हमारे थ्योरी के पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, उसको हम कल्चर स्टडीज पे अप्लाई करते हैं। जैसे मार्क्सिज्म कल्चर स्टडीज में भी आएगा, मार्क्सिज्म लिटरेरी थ्योरी में भी आएगा, और मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म में भी आएगा, और मार्क्सिज्म फेमिनिस्ट क्रिटिक्स में भी आएगा। तो देख रहे हो ना आप, तो इसी तरीके से जो थ्योरीज होते हैं ना, वो सब में आपस में मिल जाते हैं। क्रिटिसिज्म अलग है, लेकिन जो थ्योरी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी, क्योंकि यहाँ पे थ्योराइज की जा रही है, यहाँ पे लेंस दिया जा रहा है लिटरेचर को, और उस लेंस के माध्यम से हम फिलोसफी को समझते हैं, हम कल्चर को समझते हैं, हम पोइट्री को समझते हैं, हम नॉवेल्स को समझते हैं। तो ये जो कल्चर स्टडीज है ना, दिस इज द मोस्ट फिलोसॉफिकल, एंड ऑल्सो आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक एज वेल इन लिटरेचर, क्योंकि कल्चर स्टडीज के अंदर आप सब कुछ पढ़ते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फेमिनिज्म इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म पढ़ोगे तो आप फेमिनिज्म समझोगे, मार्क्सिज्म पढ़ोगे तो आप पोस्ट मॉडर्निज्म समझोगे, मार्क्सिज्म पढ़ोगे तो आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म समझोगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक, जैसे ऐसे भी मार्क्सिज्म जो है ना वो ग्रैंड नैरेटिव में आता है, क्योंकि मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो मार्क्स ने देने के बाद बोला कि मेरी थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा सोसाइटी का, है ना। वैसे ही जैसे स्ट्रक्चरलिज्म ने किया था, वैसे ही जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने किया था, है ना। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हाँ, WJT मिचेल से क्वेश्चन आया है, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया है, इमेज टेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी से क्वेश्चन आया है, एंड पिक्चर थ्योरी से क्वेश्चन आया है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना है कि जैसे जैसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म में आते हैं या 21st सेंचुरी में आते हैं, देख रहे हो आप, ये 1986 में लिखा गया है, ये 1994 में लिखा गया है। ऑलमोस्ट हमारे कॉन्टेम्परेरी, ऑलमोस्ट नहीं, हमारे कॉन्टेम्परेरी राइटर ही है। तो कॉन्टेम्परेरी से क्वेश्चन आ रहा है। आई थिंक समवन वाज सेइंग कि सर कॉन्टेम्परेरी से बहुत क्वेश्चन आया है, तो यस, कॉन्टेम्परेरी राइटर से ही क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पिक्चर थ्योरी की तरफ शिफ्ट हो गया है। जैसे हम यूजुअली क्या होता है, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, वो हेवली टेक्स्ट पे अपने अपने टाइम को स्पेंड करता था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, पिक्चर के ऊपर लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। जैसे मूवीज हो गया, स्क्रीन हो गया, टेलीविजन शोज हो गए, है ना, ड्रामा जो थिएटर में दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, इन सब के ऊपर वर्क होना शुरू हो गया। पोइट्री के जगह अब लोगों ने, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि जो टेक्स्ट है, टेक्सचुअल एनालिसिस ना करके अब पिक्टोरियल एनालिसिस लोगों ने करना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ से पिक्चर थ्योरी से भी क्वेश्चंस आए हैं। रेमंड विलियम तो फेमस है ही, इनके बिना कल्चर स्टडीज हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और, यहाँ से मैंने देखा दो क्वेश्चन पूछा है रेमंड विलियम से। एक तो रेमंड विलियम के अनुसार कल्चर स्टडीज का मतलब क्या है, जो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। तो रेमंड विलियम्स के वर्क से क्वेश्चन आया है। एक तो उनके वर्क वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी से क्वेश्चन आया है, और एक बेसिक क्वेश्चन आया है कि कल्चर स्टडीज है क्या, है ना। तो 2 + 3 = 4 5, ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ से आपके 10 नंबर हैं। कल्चर स्टडीज को अच्छे से पढ़ लेना, और जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर है वहीं से क्वेश्चन आया है। कल्चर स्टडीज में कोई नया टॉपिक, नया चेहरा नहीं है।
मिशेल फूको को हम जान ही रहे हैं, है ना, ग्रेट्स को हम जान ही रहे हैं, क्लिफर्ड को जान ही रहे हैं, मिशेल को जान ही रहे हैं, रेमन विलियम्स को जान ही रहे हैं, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, सारे इंपॉर्टेंट राइटर के ही क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिटरेरी थ्योरी। थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट कह ले तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया है रिसेंट टाइम में, तो सारे के सारे थ्योरी से ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है ना। जैसे लियोटार्ड से क्वेश्चंस आया है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बुक, पीछे मेरे पास है वो बुक, मैंने भी पढ़ी है इसको। दिस इज वेरी डिफिकल्ट बुक, बहुत डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करने में, बहुत ही ड्राई प्रोज में लिखा गया जैसे कांट लिखता है ना। और ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। ऑल्सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन दिस वन, लियोटार्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है, और जेकेपीएससी के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो लियोटार्ड को समझना है, यहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं, फिर नेक्स्ट टाइम यहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। और अगर लियोटार्ड के बारे में बातें करते हैं तो सारे के सारे पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इन सब में आता है ये, और कह सकते हैं कि पोस्ट मटेरियलिज्म में भी आएगा, है ना, या फिर उसको पोस्ट मार्क्सिज्म कह ले। तो ये तीनों टॉपिक में ये बैठता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, है ना, पोस्ट मार्क्सिज्म, ठीक है, या कल्चर मार्क्सिज्म इसको कह लें। आई एम वेरी गुड सोहेल, आई एम वेरी गुड टू सी यू ऑल। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट है रंजीत गुहा से क्वेश्चन आया है, ऑल्दो रंजीत गुहा इंडियन एस्थेटिक्स में आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया। एनीवे, रंजीत गुहा को पढ़ना है आपने। फिर स्टीफन ग्रीनबाल्ड, हमें पता है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है स्टीफन ग्रीनबाल्ड, है ना। अगर आपने बिगिनिंग थ्योरी पढ़ा होगा, बिगिनिंग थ्योरी, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो बिगिनिंग थ्योरी की जो बुक है ना, लिटरेरी थ्योरी के ऊपर, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है। स्टीफन ग्रीनबाल्ड से क्वेश्चन आया है, रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग, न्यू हिस्टोरिसिज्म का पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आया है। बस हमें देखना है कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी आप उस चीज को पढ़ पाओगे, तभी आप उस चीज को समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन विलियम्स, पता है सारे इंपॉर्टेंट राइटर है, पता है हमें, ग्रीनवाल्ड के बारे में भी जान रहे हैं, रेमन विलियम्स के बारे में नाम सबने सुना है, जोनाथन डॉलिमर के बारे में सबने नाम सुना है, कल्चर मटेरियलिज्म का पार्ट है, ये भी कल्चर मटेरियलिज्म और न्यू हिस्टोरिज्म का पार्ट है। फिर एडवर्ड साइड, पता ही हमें, ओरिएंटलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल का पार्ट है, होमी के भाभा के साथ लिखते हैं, मतलब उसी समय में लिख रहे होते हैं। गायत्री स्पिवाक भी इसी समय के राइटर है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका गायत्री स्पिवाक से क्वेश्चन पूछ देगा, हो सकता है आपका रंजीत गुहा से क्वेश्चन पूछ देगा, हो सकता है आपका एडवर्ड साइड से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। उसके बाद रोलाबाद से क्वेश्चन, सौजौ से क्वेश्चन है, सौजौ से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी इन्होंने पूछा है रीड अर्ली एंड राइट अर्ली टेक्स्ट के बारे में। फिर भावा से भी क्वेश्चन आया है ना, लोकेशन ऑफ कल्चर। फिर जेरार्ड जेनेट से क्वेश्चन आया नैरेटिव डिस्कोर्स के ऊपर। जूडिथ बटलर से क्वेश्चन आया जेंडर ट्रेवल से, यहाँ एलजीबीटी से क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख लो क्वेश्चन कितना एडवांस है, वैसे और भी है, इतना ही क्वेश्चन नहीं है, और भी लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स से कि इस पेज में हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 से 11 क्वेश्चन तो इसी पेज पे हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट मान के चलो 20 क्वेश्चन पूछा गया है लिटरेरी थ्योरी से। यूजुअली थ्योरी से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते थे पहले, पिछले एक साल में थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत आने लगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देख लो, आप देख लो, लियोटार्ड से पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर लियोटार्ड, यू कैन नॉट मिस लियोटार्ड। रंजीत गुहा को तो आप इंडियन लिटरेचर में मिस कर ही नहीं सकते, स्टीफन ग्रीनबाल्ड मिस नहीं कर सकते, है ना, न्यू हिस्टोरिज्म यहीं से शुरुआत ही होता है, रेमन विलियम मिस नहीं कर सकते, कल्चर मटेरियलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है। और कल्चर मटेरियलिज्म क्यों आया, डज एनीवन नो? ये बेसिकली रिएक्शन था मार्क्सिज्म के फेल होने का, ऑल्दो इस पे डिस्कस करेंगे, और भी चीजें हैं। एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का वन ऑफ द मेजर राइटर है ना, इस पे शायद मैंने लेक्चर भी बनाया है। रोला बात पे तो मैं सारे लेक्चर बना चुका हूं, यू कैन आल्सो चेक दैट आउट। सौजाओ से भी क्वेश्चन आ चुका है, होमी भाभा वी ऑलरेडी नो अबाउट हिम, जेरार्ड जेनेट वी ऑलरेडी नो अबाउट हिम। देख रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट एंड नोन राइटर से ही क्वेश्चन पूछा है, व्हिच मींस दे वांट टू चेक योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। मतलब उनका एक ही गोल है, लिटरेचर, मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा है कि यूजीसी नेट अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है। पिछले मैंने देखा है कि 2020 कोरोना के बाद से थोड़ा जो एग्जाम का पैटर्न था ना, वो बहुत कमजोर पड़ गया था, सिर्फ रटने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बट नाउ उन्होंने क्या किया ना, क्या फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पूछना शुरू कर दिया है, तो विच इज वेरी गुड, है ना। और इससे पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है ना, आप लिटरेचर को समझते हो, है ना, आप पोस्ट मॉडर्निज्म को समझते हो, आप लिटरेचर के जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो भी थ्योरीज हैं उसको समझते हो, है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, लिटरेरी थ्योरी के और भी क्वेश्चंस बने थे। यूलिया क्रिस्टेवा से क्वेश्चन पूछा गया था, विच वी ऑलरेडी नो, इंटरटेक्चुअलिटी। अनदर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, जिनका नाम हमें पता है। फ्लिपबर्ट से क्वेश्चन पूछा है, गुस्ताव से क्वेश्चन पूछा गया है नैरेटोलॉजी पे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, है ना। अब ये सारे के सारे थ्योरी बिगिनिंग थ्योरी में आपको मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू फाइंड अनदर बुक फॉर दिस। ये बिगिनिंग थ्योरी के अंदर से ये सारे के सारे वर्क्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इतना इजी मैं बता दिया कि इसी बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे। अगर आपका बिगिनिंग थ्योरी बुक जो है वो अच्छे से समझ आ गया, अच्छे से आपने समझ लिया, तो यू वुड बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन लिटरेरी थ्योरी। क्योंकि जितने भी राइटर मैंने बताया ना, सारे के सारे डायरेक्टली ऑथर और उसके वर्क्स और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बिगिनिंग थ्योरी के अंदर। कल के लेक्चर में मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में ही बातें करूंगा और किस तरह से आपको बुक को पढ़ना है। आई विल डिस्कस अबाउट दैट इन टुमारोज लेक्चर। नेक्स्ट है वुल्फगैंग आइजर, वी ऑलरेडी नो अबाउट हिम, है ना, जिसने रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट के बारे में बातें किया था, है ना। रीडरली टेक्स्ट क्या है, राइटरली टेक्स्ट क्या है, रोला बात के बाद राइटर आते हैं। स्टैनली फिश, वी ऑलरेडी नो, इन्होंने तो मूवी भी बनाई है बहुत सारे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि थिएटर के बाद धीरे धीरे मूवी में चीजें बदल रही थी 1950s 1960s के बाद, है ना। उसके बाद फ्रेडिनेंड डी सोश्योर के बारे में वी ऑलरेडी नो, इनके विदाउट स्ट्रक्चरलिज्म है ही नहीं, तो स्ट्रक्चरलिज्म सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइटर से क्वेश्चन पूछा है, देख लो आप। नेक्स्ट है फ्रॉइड के इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम से क्वेश्चंस आए हैं। हेलो सना, गुड टू सी यू। एंड देन कल्चरल मटेरियलिज्म, अ टर्म कॉइन्ड बाय रेमंड विलियम्स। ऑब्वियस बात है, ये कोई यही क्वेश्चन आया था कि कल्चरल मटेरियलिज्म अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स है क्या, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आए पिछले, हमने देखा पीछे 10 क्वेश्चंस थे, 11 12 13 14 15 16 17, देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट 17 से 18 क्वेश्चन आपके लिटरेरी थ्योरी से आए हैं। और जितने भी थ्योरिस्ट हैं सारे वेल नोन थ्योरिस्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई नया टॉपिक से पूछ दिया, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई नया टॉपिक बना के ऐसा कोई नया राइटर है वहां से उठा के दे दिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइटर से ही क्वेश्चन दिया है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपने पढ़ा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में, जो आपने पढ़ा होगा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। मुझे नहीं पता किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, ऑल्दो हमारे बिहार की यूनिवर्सिटी बहुत गंदी है, तो मैं हमेशा क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिटरेरी थ्योरी को बड़े मजाक से पढ़ाया जाता है ना। लिटरेरी थ्योरी को उस तरह से देखा नहीं जाता। तो अगर आप डीयू से पढ़े हो, या बीएचयू का भी वही हाल है, जेएनयू से पढ़े हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से, आईटी से पढ़े हो, है ना, साउथ से पढ़े हो, तो आपके नेट निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, है ना। अगर आपने बंगाल से पढ़ा है तो आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपके प्रोफेसर जरूर इन सबको पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका ऑलरेडी हो चुका होगा। अब हम लोग मूव करते हैं लिंग्विस्टिक के पार्ट में। लिंग्विस्टिक में 3 राइटर से क्वेश्चंस मैंने देखे पूछा है ना। एक जेएल ऑस्टिन से हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स से क्वेश्चन आया है, एक एचपी ग्रेस से आया है, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर से आया है, दूसरा फिर वही अच्छा ये सेम हो गया। तो मैंने यहाँ से देखा 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए लिंग्विस्टिक से भी। तो लिंग्विस्टिक्स भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च टारगेट 2026 नेट जीआरएफ एग्जाम फॉर मी, यस वेरी गुड। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, मैंने इसलिए क्लास स्टार्ट किया। देखो इस तरह के लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। मैंने बहुत कोशिश किया, मैं बहुत चीज सोच रहा था, बहुत चीज समझ रहा था। मैंने देखा कि मतलब यूजीसी नेट डिफिकल्ट होता जा रहा है और बच्चे के अंदर ना बहुत ज्यादा माइंड में वो आ रहा है कि कैसे निकाले कैसे निकाले। तो मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे मैं स्टार्ट करता हूँ यूजीसी नेट के ऊपर, है ना। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर सीरीज को लाया। इफ यू गाइज वुड बी इंटरेस्टेड इन वाचिंग मोर लेक्चर्स, तो मैं पूरा का पूरा लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज सब कुछ मैं एवरीडे लाइव क्लासेस में पढ़ा दूंगा, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं चाहता हूँ कि रीच बना रहे ताकि पढ़ाने में भी मजा आता है। अब हम लोग देखते हैं अदर राइटर से कहां से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कुछ और भी मैंने देखे अदर राइटर से भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे सुजान बैसनेट से क्वेश्चन आया है, लॉरेंस बेनुटी से क्वेश्चन आया है। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ट्रांसलेशन स्टडीज से है बेसिकली। देखो यहाँ पे 2 से 4 क्वेश्चन ट्रांसलेशन स्टडीज से भी पूछा जा रहा है। अब मैंने एक चीज गौर किया, एक पैटर्न गौर किया है, आपने भी किया होगा। पिछले 3 से 4 सालों में ट्रांसलेशन स्टडीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। और ट्रांसलेशन स्टडीज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे ट्रांसलेशन स्टडीज में। ऐसा कोई बना नहीं, मतलब वो नहीं बनता। आप थ्योरी से पूछो ना, आप क्रिटिसिज्म से पूछो ना, फिर ट्रांसलेशन स्टडीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट एनीवे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज से भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ईएलटी से भी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इस तरह से कुछ है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो लिंग्विस्टिक्स में मैंने बताया। अब मैथ्यू अर्नल से क्वेश्चन आया है एम्पोडिक्लिस ऑन एटना। मैंने देखा ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एम्पोडिक्लिस ऑन एटना से। तो मैथ्यू अर्नल आपको पढ़ना है, कल्चर एंड आर्ट की भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑल्दो मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि मैथ्यू अर्नल विक्टोरियन एज का सबसे बड़ा क्रिटिक है, ऑल्दो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया हो। टीएस एलियट ने तो बोल ही दिया था, ही इज अ प्रोपेगेंडिस्ट, उसने सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है,
टीएस एलियट का बहुत बहुत मेजर क्रिटिक है। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि देखो मैथ्यू अर्नल कल्चर कल्चर करता रहता है, कल्चर के बारे में इसको खुद पता नहीं है, आज तक इसने कल्चर का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया और प्रोपेगेंडा फैला रहा है कल्चर कल्चर कल्चर, है ना। बहुत मैंने इस पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, यू कैन वॉच दोस लेक्चर्स एज वेल। तो मैथ्यू अर्नल का वर्क से क्वेश्चन आया था। फिर चेंजेस इन इंग्लिश पोइट्री 1945 ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आए हैं, है ना, मतलब पोस्ट 1945 से। फिर मैच के कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे इन सारे वर्क्स के जितने भी राइटर्स हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो ये भी थ्योरी एंड कल्चर स्टडीज का पार्ट है। डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछा गया है, व्हिच मींस कि एक टॉपिक दे देगा और बोलेगा कि कल्चर स्टडीज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एंड देन दे विल आस्क यू टू व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस आर बेस्ट सुटेबल फॉर सर्टेन क्वेश्चंस, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इफ यू आर अवेयर ऑफ कल्चर स्टडीज, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, यू वुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, है ना। वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा आंसर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे, 3 से 4 क्वेश्चंस इस तरह से पूछा है। फिर ईएम फॉस्टर से आया, ब्रिटिश लिटरेचर से, अगेन सारे इंपॉर्टेंट राइटर से ही आते हैं क्वेश्चंस। फिर मुझे लगता है कि ईएम फॉस्टर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आया था क्वेश्चन, एज फार एज आई रिमेंबर। फिर देखो अदर राइटर में डिस्टोपियन नॉवेल से क्वेश्चंस आया था, क्रोनोलॉजी ऑफ क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस आया है। फिर एजरा पॉन्ड से 2 क्वेश्चन आया है और टीएस एलियट से 2 क्वेश्चन आया है। टोनी मॉरिसन से क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो एलियट हमेशा इंपॉर्टेंट है, एजरा पॉन्ड, इसमें ऐसा कोई राइटर हमें नहीं दिखा जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर हो, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट राइटर हो, जिसको हमने सुना ही नहीं हो कभी, वैसा कुछ नहीं है। 75% जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे खुद के सिलेबस से ही आए हैं, बहुत ज्यादा डीप से भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए हमें डर लग जाता है। क्योंकि यूजुअली क्या होता था ना, 30%, एटलीस्ट 30% क्वेश्चन जो होते थे वो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से पूछा जाता था। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, अब ये 30% को काट के सिर्फ 10% पे ला दिया। मतलब कि अब हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर सिर्फ 10% ही इंपॉर्टेंट है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे मैंने देखा था, अच्छा इसमें और भी है, इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं। 10 से 12 क्वेश्चन मैंने देखा असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन के। और ये जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, ठीक है। विच मीन्स कि अगर टॉपिक पता है, थोड़ा बहुत टॉपिक का नॉलेज है, यू वुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। असर्शन रीजन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। इवन फिलिप सिडनी से भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए थे, एक एजरा पॉन्ड से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा है 5 से लेके 7 क्वेश्चन जो है ना, वो मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में 4-5 राइटर होता है या फिर 4-5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसको मैच करना होता है कौन से राइटर से, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। तो फोकस ऑन मैच द फॉलोइंग में इजी होता है, सबसे इजी होता है मैच द फॉलोइंग, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमें पता होता है उसमें, तो हम आसानी से उसको टिक लगा लेते हैं। इस पे आपको थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा, असर्शन रीजन में क्रिटिसिज्म पे फोकस करना पड़ेगा, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन असर्शन रीजन पे बन रहा है, या फिर लिंग्विस्टिक्स से बन रहा है, या फिर ईएलटी से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और मैंने देखा कि 4-5 क्वेश्चन जो है ना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछा है। इस बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस कम थे। इफ यू हैव रिटन द एग्जाम्स देन यू वुड नो कि इस बार प्रीवियस साल के कंपैरिजन में इस बार थोड़े कम क्वेश्चंस थे, है ना। तो ये भी कम नहीं होता है। अब देख लो 20 से 25 क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आ रहे हैं, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो मैं लास्ट में बताऊंगा 3-4 चीजें, 3-4 पॉइंट किस तरह से आपको पढ़ना है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया, मैथ्यू अर्नल्स चेंजेस डेफिनेशन ऑफ कल्चर, अच्छा हमने देख लिया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब इतना ही हमें देखना था। और देखो अब मेरे उसमें चले जाना प्लेलिस्ट में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सारे लेक्चर्स हैं, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। इसमें टोटल मुझे लगता है कि 25 से 26 अपलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है जहां तक रोमांटिक्स तक मैंने अपलोड कर दिया है, अभी और भी राइटर को अपलोड करूंगा, शायद हेगल का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। फिर उसके बाद आप पोइट्री सेक्शन में भी जा सकते हो, इंडियन लिटरेचर पे लेक्चर देख सकते हो, ग्रामर पे मैंने ज्यादा डाला नहीं है, क्रिटिसिज्म पे आप देख सकते हो, अमेरिकन लिटरेचर पे देख सकते हो लेक्चर, है ना। इसमें प्रैक्टिस सीरीज है बहुत सारे, यू कैन आल्सो गो थ्रू दोस। कल्चर स्टडीज पे आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बस इतना ही है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, देन यू कैन आस्क मी। तो आज हमने देखा 2025 दिसंबर का जो क्वेश्चन था, किस तरह के क्वेश्चंस आए, कहां से क्वेश्चंस आया, क्या पॉसिबिलिटीज है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आगे। ऑल्दो आई डिड नॉट सी एनी
यूनिक क्वेश्चंस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और नोन राइटर्स के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिया गया है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा समझ के आंसर देने वाला दिया गया है, क्योंकि अचानक से उसने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को छोड़ के थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से ज्यादा पूछना शुरू कर दिया, कल्चर स्टडीज और कॉन्टेम्परेरी से ज्यादा पूछना शुरू कर दिया, एंड प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दैट वी फाइंड इट डिफिकल्ट. ऑल्दो इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू हैव रेड थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इफ यू नो कल्चर स्टडीज या इफ यू नो कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर, तो आपके लिए ये आसान ही होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. तो माय सजेशन वुड बी फोकस ऑन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, फोकस ऑन कल्चर स्टडीज, फोकस ऑन कॉन्टेम्परेरी स्टडीज, फोकस ऑन ट्रांसलेशन, फोकस ऑन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, इन्हीं सारी चीजों पे फोकस करो, फोकस ऑन ELT. ठीक है, तो इन्हीं सारे 5 जो 6 टॉपिक्स है ना, इस पे कवर करो. और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि वहां से 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं और सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको आना चाहिए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. तो अब क्या करना ना, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पे मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं ना, आप उसको देख जाना, कहानी आपको याद हो जाएगा. अब कहानी तो याद हो गया, लेकिन अपने फेयर कॉपी में क्या करना कि जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स को मैंने बताए हैं उस लेक्चर्स में, है ना, उस सीरीज में, उन सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम लिख लेना, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स को सीरियली सजा लेना और उसको डेली सुबह प्रैक्टिस करना. आई एम टेलिंग यू, JRF निकल के रहेगा. ठीक है, anyway that's all. If you have any questions, if you have any queries, then go ahead and ask me. Okay, Avinav, from next class please upload lectures PDF before class so that I can jot down in PDF simultaneously during class. I don't know if that would be possible, but we'll see. I'm really sorry, Avinav, I don't know if it's possible or not, but if it's possible then I will definitely share it with you. But in tomorrow's class what we are going to do, we are going to understand कि क्वेश्चन कहाँ से किस बुक से आ रहा है, और how we can study book, how we can study syllabus, how we can prepare our notes, है ना. इन सारी चीजों के बारे में बातें करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद स्मार्टली पढ़ना है. JKPSC में मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन JKPSC में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, सारे के सारे AI से क्वेश्चन जनरेट करके पूछ दिया, और वैसे भी सीट बहुत कम था, 15 या 16 सीट था जनरल में, तो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था वैसे भी. बट नेट में हमें पता है क्वेश्चन कैसा पूछता है, हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, हमें पता है क्या है. तो मैं चाहूंगा कि सब अच्छे से प्रिपरेशन करें और स्मार्टली वर्क करें, बिकॉज नेट में इंग्लिश का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इंग्लिश का जो पेपर है ना, कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट, इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सिलेबस. उसने दे दिया है ऑल ड्रामा, ऑल पोइट्री, ऑल थ्योरी, ऑल क्रिटिसिज्म. इट्स मतलब उसने ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझा, उसने ह्यूमनॉइड समझ लिया कि सारे की सारी चीजें लिटरेचर वाले को आगे आएगा ही आएगा. ऑल्दो बिहार से बाहर लिटरेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है. बिहार में वैसे बच्चे लिटरेचर पढ़ते हैं जिनको और किसी चीज में एडमिशन नहीं होता, एंड इसलिए बिहार के बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है. एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाई आई एम टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट, ताकि बच्चे सीख पाए. मेरा एक ही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े इंग्लिश, स्पेशली बिहार के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़े. ठीक है, एनीवे मैं ये कह रहा हूँ कि स्मार्टली वर्क करना है. मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. और जब भी हम लिटरेरी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का ये नहीं कि अच्छा फेमिनिज्म का मतलब ये हुआ और ये 4 राइटर है, नहीं, फेमिनिज्म को समझना पड़ेगा कि फेमिनिज्म है क्या. और उसी तरीके से अगर हम लेट्स से कल्चर स्टडीज के बारे में बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम न्यू हिस्टोरिज्म के बारे में बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अगर ब्लू ह्यूमैनिटीज के बारे में बातें कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में बातें कर रहे हैं, कल्चरल मटेरियलिज्म के बारे में बातें कर रहे हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझ. जैसे मार्क्सिज्म में ही कम से कम 15 से 20 कॉइन टर्म है मार्क्सिज्म के अंदर. एलिनेशन इफेक्ट है, ऐसे ऐसे कितने इफेक्ट हैं, कितने थ्योरीज हैं, चाहे वो साइको एनालिसिस की थ्योरी हो, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन साइको एनालिसिस से पूछता है. तो माय सजेशन वुड बी रीड देम थॉरली, अंडरस्टैंड देम थॉरली, अच्छे से जाओ. नेट पे मैंने नहीं देखा कि किसी ने लिटरेरी थ्योरी को पढ़ाया है, सब अपना सिलेबस बेच रहे हैं, है ना. क्योंकि मैं भी जब नेट की तैयारी कर रहा था तो मैंने सारे के सारे बुक से पढ़े. यू कैन सी माय बुक, मेरे पास बहुत सारे बुक के कलेक्शन है. ऐसा नहीं कि मैंने बस बुक शौक है खरीदने का, मैं पढ़ता हूँ और मैं बहुत डीपली पढ़ता हूँ. दोज हु नो मी पर्सनली दे नो कि मैं कितना पढ़ता हूँ. ठीक है, मेरा 2 ही काम है लाइफ में, पढ़ो और घूमो, पढ़ो और घूमो, बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, रीड थॉरली, समझो थॉरली, अच्छे से समझो, है ना, तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे. क्योंकि एग्जाम का क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं कि रट्टा मार के गए एग्जाम क्वालिफाई कर गए. थोड़ा कॉग्निशन भी होना चाहिए, कॉम्पस मेंटिस स्ट्रांग होना चाहिए,
चीज़ों को रेंडर करने की क्षमता होनी चाहिए और वो तभी आएगा जब आप रिफ्लेक्ट करोगे अपने नॉलेज को रीज़न के थ्रू, ठीक है? जो कि एनलाइटमेंट थ्योरी में मैंने पढ़ाया है एनीवे। कांट को आप पढ़ लो, शेलिंग को पढ़ लो, डेविड ह्यूम को नहीं, ह्यूम तो वैसे भी नॉर्मल फिलॉसफर हैं, एनलाइटमेंट के थिंकर हैं, इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफर हैं। मतलब इन सारे राइटर्स को पढ़ लो तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। फिलॉसफी को पढ़ोगे ना तो लिटरेचर बहुत आसान लगेगा। फिर लगेगा कि लिटरेचर में कुछ है ही नहीं, थ्योरी में कुछ है ही नहीं। लिटरेचर हमेशा से, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं, सारे फिलोसफर्स भी कहते हैं, लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट है। देयर इज नथिंग मोर इन लिटरेचर एक्सेप्ट फॉर एंटरटेनमेंट। भले एस्थेटिक थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पोइट्री को एस्थेटिक मान रहे हैं, है ना, टेस्ट टेस्ट के ऊपर अपना वो जजमेंट दे रहे हैं, है ना, ब्यूटी के ऊपर, आर्ट के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं, बट बिना फिलॉसफी का लिटरेचर के अंदर अगर झांकेंगे, बिना फिलोसॉफिकल लेंस के, तो लिटरेचर हमें या तो बोरिंग दिखेगा या तो इंटरटेनिंग दिखेगा, दो ही चीज दिखेगा। लेकिन जब हम फिलॉसफी के थ्रू, इसलिए मैं सोच रहा था एक दिन लेक्चर बनाऊंगा, व्हाई डू वी नीड टू रीड थ्योरी, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे ना तो लिटरेचर उतना ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर बिना थ्योरी का लिटरेचर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, या तो बहुत लगेगा या तो नहीं लगेगा। लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद ना हर चीज इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जैसे सपोज लेट्स से कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप भी डिफरेंट तरीके से फील होगा। फिर वो लगेगा कि अच्छा उसमें आप थ्योरी लगाओगे, उसमें बहुत सारे कॉग्निशन लगाओगे अपना कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो एक एक चीज को डिफाइन कर सकते हो। इवन जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ यू रीड चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस ने जिस तरह से वर्क को लिखा है, उसको नैरेटोलॉजी से कभी पढ़ के देखो। चार्ल्स डिकेंस को सब कोई मार्क्सिज्म से पढ़ के देखते हैं, है ना, लेकिन उसको मैं कहता हूँ नैरेटोलॉजी से पढ़ के देखो, किस तरह से उसने नरेट किया है कहानी को। मतलब अगर एक पत्ता गिर रहा है ना, तो उस पत्ते के गिरने का जो मोमेंट है, किस तरह से वो क्या कहते हैं, स्पिन कर रहा है, किस तरह से वो नीचे आ रहा है, उसने उसको भी डिस्क्राइब किया है। दैट इज हाउ दिस आई मीन इस लेवल का राइटिंग करता था चार्ल्स डिकेंस। कैन यू इमेजिन दैट? कभी पढ़ना, मेरे पास पूरे कलेक्शन है चार्ल्स डिकेंस के। ऑल्दो चार्ल्स डिकेंस के बुक पढ़ने में बहुत समय लगेगा, 900-800 पेज के यूजुअली उनके बुक्स होते हैं, बट इफ यू हैव टाइम देन मेक श्योर टू रीड एटलीस्ट वन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल, ठीक है? अगर चार्ल्स डिकेंस को नहीं पढ़ पाओगे तो आप डिकेंस के लेवल का अगर कोई राइटर है या उससे भी अगर सरपास मेरे अनुसार कोई करता है, तो दोस्तोयेवस्की को पढ़ो। दोस्तोयेवस्की में जो है ना, वो डिकेंस वाली फीलिंग है, लेकिन ये काफी साइकोलॉजिकल राइटर है। ये सारी चीजें आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिटरेचर को थ्योरेटिकल पढ़ो, मतलब थ्योरी के अनुसार पढ़ो, तब लिटरेचर में बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। अदरवाइज फिर लिटरेचर में मजा नहीं है, मतलब मजा है पर मजा नहीं है, समझ रहे हो ना? बट एनीवे दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, देन प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर दूंगा। एंड आई एम रियली ग्लैड यू गाइस केम। वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस लेक्चर। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, टुमारो वी विल सी। कल का जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन होने वाला है। आज हमने देखा क्वेश्चन किस तरह से आया, पैटर्न किस तरह से आया, हमें अब उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी चीज को पढ़ना है, और उसी तरीके से मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। और कल की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह से हमें रिसर्च करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें बुक को एनालिसिस करना है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सना सर, नेट के लिए कैसे स्टार्ट करें? अच्छा, नेट के लिए कैसे, ये कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज तो मैंने बताया ना कि कहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना है। तो जो मैंने एनालिसिस किया, मैं सारे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ना एक सीरीज बना दूंगा, एंड यू गाइस कैन वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल, ताकि वो आसान हो जाएगा। ठीक है, सना इज माय ओल्ड स्टूडेंट, बट एनीवे ठीक है सना, मैं कल के क्लास में आई विल डिस्कस कि कौन सी बुक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करना है किताब को। मेरा एक ही मकसद है, जितना कम से कम पैसे में आप पढ़ लो, ठीक है? मेरा कोई शौक नहीं है बहुत पैसे, शौक तो हर किसी का होता है बहुत पैसे कमाना, लेकिन विडंबना ये है इंडियन सोसाइटी में कि अगर आप क्या कहते हैं, पैसे वाले दिखते हो ना, तो लोग आपकी इज्जत बहुत कम करेंगे, आपसे नफरत ज्यादा करेंगे। एंड दिस इज व्हाट आई रियली डिसलाइक अबाउट इंडियन माइंडसेट, इंडियन कल्चर, क्योंकि हमें गरीब आदमी को ना देख के बड़ा अच्छा फील होता है कि अरे हम उस पर थोड़ा दया कर देते हैं। लेकिन जब आप कोई अच्छे से कपड़े पहनेगा, अच्छे से रहेगा ना, तो आप उसको बहुत अलग तरीके से देखते हो, है ना? बहुत ईर्ष्या की नजर से लोग देखते हैं सोसाइटी को। वैसे देखो, मैं सोसाइटी को बहुत क्लोजली वो देखता हूँ, समझता हूँ, तो मे भी इसको किसी दिन, किसी दूसरे दिन फिलोसॉफिकल टॉपिक में बताऊंगा। बट मुझे थोड़ा ये चीज खराब लगता है, और इस माइंडसेट से लोगों को निकलना चाहिए, है ना? और लोगों को, क्योंकि लोग वर्क नहीं करना चाहते ना, दिस इज द प्रॉब्लम। इंडिया में ना लोग वर्क नहीं करना चाहते हैं, और सामने वाला अगर वर्क करके कुछ कर रहा है ना, तो उसका टांग खींचते रहेंगे और उससे ईर्ष्या करते रहेंगे, और उससे दुश्मनी हमेशा जान के करते रहेंगे कि वो आगे कैसे निकल गया, ऑल्दो दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग। बट एनीवे, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। इसके पीछे भी थ्योरी है, इसके पीछे भी फिलॉसफी है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। अब मेरी लेक्चर में जाना,
मेरे जितने भी शॉर्ट्स वीडियोज़ होंगे ना उसको देखना, मैं सारे के सारे फिलोसॉफिकल टॉपिक के बारे में ही बातें करता हूँ। मुझे फिलॉसफी ही पसंद है, मुझे लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं लिटरेचर को बहुत अच्छा इसलिए पढ़ा लेता हूँ क्योंकि ऑल्दो मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताओगे, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ी है इसलिए, ठीक है? ऑलराइट, क्लास टाइमिंग विल बी 8 पीएम। यस, अभिनव, क्लास टाइमिंग विल बी अच्छा इट्स अभिमन्यु। आई एम रियली सॉरी, इट्स अभिमन्यु, ओके। यस, द क्लास की जो टाइमिंग है इट विल बी 8 पीएम ओनली बिकॉज़ मैं इसी समय फ्री रहता हूँ। आगे देखेंगे अगर मुझे टाइमिंग चेंज करना होगा तो विल डू दैट, ठीक है? ऑलराइट देन आई विल सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। और जितने भी क्वेश्चंस हैं यू कैन क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा यू कैन आस्क, और एग्जाम के प्रिपरेशन रिलेटेड भी अगर कोई माइंड में क्वेश्चन होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है? आई एम ऑलवेज हियर, आई कैन ऑलवेज गाइड यू ऑल, ठीक है? ठीक है मिस पल्लवी, कुछ नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, सब कुछ सुनना भी अच्छी बात नहीं है। ऑलराइट देन आई विल सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।